हेलो बच्चों, जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में और इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हमने पहले डिराइव कर लिया है। जैसे हमने एक देखा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। फिर हमने देखा था सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और तीसरा हमने देखा हुआ था कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट आपको एक सफिशिएंट आइडिया हो जाए थ्योरी से कि न्यूमेरिकल पार्ट हमारा किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखिए और सारे जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने देखा हुआ था। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिलहाल एक न्यूमेरिकल में करा रहा हूं आपको। दो वायर इन्होंने दी है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपको दिए हुए हैं, जिनमें आपके पास इस तरीके से आपको दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए हुए हैं। इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस दी है और इसके पास आपके पास 4 सेंटीमीटर रेडियस दी है। इसमें करंट आपको दिया हुआ है, इसमें करंट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसके सेंटर पे एक पॉइंट O है, इस जगह पे एक पॉइंट O है। उस पॉइंट की जो डिस्टेंसेज हैं वो इस कॉइल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों सर्कुलर कॉइल के सेंटर से उसके डिस्टेंसेज आपको गिवन है और जो इसमें फ्लो होने वाला करंट है 1 एम्पियर है। आपसे पूछा जा रहा है कि I2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। तो आपको बोला जाता है कि दो सर्कुलर कॉइल है, जैसे इस तरीके से सपोज आप कर लीजिए, दो सर्कुलर कॉइल है, एक में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और एक पहले वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, और इस तरीके से एक सेंटर में एक पॉइंट O है एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो या मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल। अगर आप जीरो बोलेंगे, आप बोलते हैं एट पॉइंट O मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इट मींस दैट द मैग्नेट, अब हमें पता है, देखिए क्या होगा कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। आपको ये बताना है कि जो सेकंड कॉइल है उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना होगा और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आपसे दो चीजें पूछ दी उन्होंने। अब आप ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जीरो होगा। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जितना मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करे, यहाँ पे पहला वाला लूप 1, इसको मैंने L1 कह दिया, इसको मैंने L2 कह दिया। लूप 1 O पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर लूप 2 भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता उस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। कंडीशन है कि दोनों ने इक्वल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। इक्वल के साथ साथ दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट कैसे होगी, देखिए, वो होगी करंट की डायरेक्शन से। इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी वाली कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर इसमें और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी अपोजिट होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है that at point resultant the magnetic field at point O is zero, so you will write that as at the point O the magnetic field is zero, so the magnetic field at point O due to loop L1 and due to loop L2 will be equal and opposite. As magnetic field in both the coil will be opposite, so current in the second loop will be opposite to the direction of current in the first loop. तो इन दोनों के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि B1 is equal to B2. The magnitude of magnetic field due to both the coil at point O will be same. अब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो था सर्कुलर कॉइल के केस में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि अगर ये रेडियस A है, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला था म्यू नॉट n। नंबर ऑफ टर्न्स हमने n लिए हुए थे, n I
ए स्क्वायर, इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है अगर वो आपके पास आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने देखा था कि अगर किसी लूप में करंट आई है, सेंटर से आपके पास ये कॉइल के सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हम इसमें ज्यादा कहानी ना करते हुए सीधे वैल्यू लिखेंगे। देखिए B1 is the magnetic field at O due to loop 1. So the value of this will be, suppose I am going to write, they are not talking about the number of turns, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो म्यू नॉट, इसमें करंट मैं I1 ले लेता हूँ। देखिए इसकी रेडियस को मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ बच्चों, A1 स्क्वायर, और यहाँ होता था A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर पावर 3/2। अब आपको समझना है कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, पहले तो म्यू नॉट से म्यू नॉट आपने कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, अब आप समझ के चलिए कि A1 की वैल्यू, A1 इसकी रेडियस है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं तो A1 आप बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3/100 मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.03 मीटर। ठीक है, I1 की वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर है, X1 is 4 सेंटीमीटर, दिस विल बी 0.004 मीटर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास A2 कितना है, A2 आपके पास है 4 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा आपका 0.004 मीटर, और 0.04 मीटर हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ भी ज्यादा लग गया। और X2 जो है, ये डिस्टेंस आपकी जो है दिस इज 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 0.03 मीटर। ठीक है, तो इस tariके से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। I1 की जगह आपने 1 एम्पियर कर दिया, A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.03 स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए 0.03 प्लस 0.03 स्क्वायर प्लस X1 इज 0.04 स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको I2 फाइंड आउट करना है, और A2 की वैल्यू आपके पास है क्लियरली, A2 इज 4 सेंटीमीटर, सो 0.04 स्क्वायर अपॉन 0.04 स्क्वायर प्लस 0.03 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी होल पावर आपके पास 3/2 है। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर दोनों में 3/2 है, और ये टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ से अगर आप बात करते हैं I2 की, दिस विल बी 0.03 स्क्वायर अपॉन 0.04 स्क्वायर होगा, और आप इसको हटा देते हैं तो ये आपके पास, इसको पूरे को आप 0.03 अपॉन 0.04 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो ये 3/4 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएंगे स्क्वायर, यानी कि 9/16 आपके पास 9/16 एम्पियर। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपके पास ये करंट होगा सेकंड वाले लूप के अंदर। आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप उसको बोलने वाले हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप विल बी अपोजिट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, O पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको ये इस तरीके से एक लूप दी हुई है जिसमें आपका करंट I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आपसे क्वेश्चन है, अ लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड अ करंट I, ठीक है, एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर वायर एट पॉइंट O। तो आपको करना क्या है, इस पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, सेंटर पे।
तो मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक PQ पार्ट की वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा और एक ST पार्ट की वजह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं BPQ निकालने के लिए कि PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा O सेंटर पे। ठीक है, अब देखिए बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था हमने। बायो सावर्ट लॉ क्या था, इस तरीके से हमने बायो सावर्ट लॉ को पढ़ा था। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डेल्टा L लेते थे, यहाँ पे हम लोग P पॉइंट लेते थे, दिस डिस्टेंस इज R, और ये एंगल हम लोग थीटा लेते थे। तो जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते थे और जिस पॉइंट पे निकालना होता था उसके बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलते थे। तो PQ की वजह से निकालना है तो एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करूंगा, सो दिस एलिमेंट विल बी हियर। ठीक है, और अगर इस एलिमेंट का O के साथ एंगल बनाने वाला हूं तो आप अगर समझते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, तो एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 0 डिग्री या फिर आप बोलेंगे 180 डिग्री। ऐसे आप अगर यहाँ एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो वो भी आपका 0 डिग्री, एक ही लाइन में आ गए तो 0 डिग्री आप बोलेंगे कि एंगल 0 डिग्री, या फिर आप 180 डिग्री बोल सकते हैं अपोजिट में अगर बात करना चाह रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि एक ही लाइन में अलाइ करते हैं, कौन सा वाला, जो एलिमेंट है PQ का और जो एलिमेंट है किसका, ST का एलिमेंट है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर पोर्शन। ठीक है, लेट DL be the elementary element in the section PQ and ST, in the section PQ and ST, as they are in a same line, so angle formed by them will be 0 degree. So क्या हो जाएगा, BPQ is equal to BST is equal to क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, करंट I है, DL साइन थीटा होता था अपॉन R स्क्वायर होता था। ठीक है, R इज द डिस्टेंस। ठीक है, R आपके पास डिस्टेंस होती थी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 0 आने वाला है, और साइन 0 इज 0। आप यहाँ पे कुछ और लिख लीजिए, डिस्टेंस x लिख लो, x स्क्वायर। सपोज आपने कह दिया ये x है, ये भी आपने डिस्टेंस x ले ली। ठीक है, तो आपने ये ले लिया x स्क्वायर, तो आपको पता है साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पूरा का पूरा वैल्यू BPQ का निकालें चाहे आप BST का निकालें, ये लीनियर पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो एक चीज हमेशा बोलने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट को पकड़िए। न्यूमेरिकल आपका, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर देंगे, स्ट्रक्चर वो कुछ भी बना सकते हैं, बस मुझे बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ दैट इज बायो सावर्ट लॉ। तो अगर मैं बायो सावर्ट लॉ को ही लगा रहा हूँ तो मुझे समझना है कि बायो सावर्ट लॉ के अंदर जो अलग अलग पॉइंट है, जैसे I क्या है, करंट है, DL छोटा सा एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू द स्मॉल एलिमेंट DL। तो हम इन चीजों को अगर समझते हैं तो ये हो गया। तो आपने देखा कि ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन की वजह से जो O पे मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। नाउ अगर हम बात करते हैं अब एलिमेंट कौन सा वाला बच गया हमारा, QRS। ऐसे शर्माने निकालिए, इसको लिख दीजिए पूरा BQRS। हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं QRS एलिमेंट की वजह से। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं DL। अब आपको पता है अगर सर्कल में कहीं भी अगर आप लाइन ड्रॉ कर दें, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 0 अपॉन R स्क्वायर। रेडियस आप यहाँ ले R आएगी, यहाँ लेके तब भी R आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना जाएगा साइन 90, और साइन 90 आपके पास 1 होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर, दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट दिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो छोटे से पोर्शन की वजह से निकाला। अब अगर हमें पूरे पोर्शन की वजह से निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, QRS का, और उसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले लिया, I अपॉन R स्क्वायर, इंटीग्रेशन DL की बात कर लेते हैं। DL जो है, अगर DL पूरा पोर्शन जोड़ दो तो ये सब आने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन DL इज हाफ सर्कमफेरेंस, अगर ये पूरा होता तो फुल सर्कमफेरेंस हो जाती। इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू हाफ सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कमफेरेंस कितनी रहेगी, पाई R। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे पाई R, डिग्री विजिबल हो रहा है इस रीजन में, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास पाई R। तो 2 पाई R होता है ना टोटल, तो आधा है तो पाई R हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू पाई R हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, पाई से पाई, तो आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QRS। तो आप देख रहे हैं
कि जो आपके पास वैल्यू है, ये 4 है, 2 कहाँ से आ गया। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपके पास जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस पोर्शन की वजह से है, तो इसलिए आपके पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा दैट विल बी ओनली म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस का क्या है, थोड़ा सा और तरीके से भी इस क्वेश्चन को वो बना सकते हैं, और थोड़ा सा आपको इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐड करने में क्या है, देखिए सेम डायग्राम बना दें और आपके पास यहाँ पे इसको हाफ की जगह फुल कर दें, तो क्या प्रॉब्लम है, अपने आप करते हैं। तो आप फिर इंटीग्रेशन जब डीबी निकालेंगे तो आप वही करने वाले हो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साइन 91 हो जाएगा। डीएल की जगह आपने यहाँ पे 2 पाई आर लिख देना है, समझ रहे हैं, आई अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन डीएल जो रहेगा पूरी सर्कमफेरेंस आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और एक आर से आपका एक आर भी कैंसिल होंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर बनाए तब भी आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको देखना है कि जो स्ट्रेट पोर्शन है उसकी वजह से एंगल कितना बन रहा है। अगर कुछ एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा कि वहां पे उसकी वैल्यू क्या बनने वाली है। जैसे अभी मैं एक आध क्वेश्चन इसमें और कराता हूं तो आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोशिश क्या करनी है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहने हैं। फिर वो आपसे कुछ भी पूछे हैं तो आप उसको सॉल्व कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट O है और इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है द वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो आपको बोल दिया गया है कि अगर आप इसमें आई बोलते हैं तो आई आपको दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center O given the radius of the bent coil is 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप R की बात करते हैं तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए आप अगर आप इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, ज़्यादा इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप सीधे भी वैल्यू रखेंगे तब भी इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको फिर इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों में अलग है। अगर आप यहाँ नॉर्मल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो देखिए पहले तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, फिर आप अगर इसमें डीएल कंसिडर करते हो और ओ के लिए देखते हो तो ये वाले पोर्शन की वजह से 0 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है ना तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। वैसे इस पोर्शन को भी अगर आप मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी आपका थीटा 0 हो जाएगा। तो इस पोर्शन की वजह से यहाँ 0, इस पोर्शन की वजह से 0, बचा कौन सा पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाएं, एक्सटेंड करें, तो आप देखेंगे कि पूरा तो सर्कल बन रहा है ना, पूरा सर्कल, तो सर्कल की वजह से निकाल दो अब 90 डिग्री। अब पूरा सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, 90 90 90 90। तो आपके पास 1/4 पार्ट नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोच के चलिए कि अगर टोटल 40 जनरेट होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड टोटल 40 बनता है, तो इसके जैसे मान लीजिए इसने 10 किया होगा, दूसरे ऐसी पोर्शन ने 10 किया होगा, फिर अगले ने 10, फिर 10, तो सारे पोर्शन मिला के 40 कर रहे हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि पूरी कॉइल की वजह से निकालें और उसके बाद उसमें उसका 2/3 पोर्शन की बात कर लें, या फिर आप देखिए जैसे इसको 1/4 1/4 1/4 में आपने डिवाइड किया है तो 1/4 उसमें से हट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मीन्स उसका 75% अगर आप निकाल दें तो भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास अगर आप बात करते हैं, सपोज आपने कहा कि जो एलिमेंट है ये टोटल एलिमेंट L है,
ठीक है, ये जो इसकी टोटल इसकी लेंथ है, दिस इज सपोज दिस वैल्यू इज एल। एक सेकेंड, हाँ, अब यहां ध्यान दीजिए, टोटल जो बच्चों ये एंगल होता है दिस इज 360 डिग्री, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, आपके पास बचेगा दिस इज 360 माइनस 90 यानी कि आपका 270। 270 को मैं 3 इंटू 90 लिख सकता हूँ और 90 को मैं लिखता हूँ π/2, तो 3π/2 लिख सकता हूँ। मीन्स ये एंगल जो आपका है 360 माइनस 90 270, 270 को 3 इंटू 90 लिख सकता हूँ, 90 π/2 होता है यानी कि 3π/2 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा सपोज ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालता हूँ बायो-सावर्ट लॉ से, तो μ0/4π I dl होता था, dl छोटा सा पोर्शन, टोटल लेंथ मैंने एल ले ली, अपॉन यहाँ जो रेडियस मैंने कहा ये जो पोर्शन है दिस इज आर, आई dl IL अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे साइन, अब उस सर्कुलर के फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा रखा शुरू से कि सर्कुलर में आप एंगल अगर यहाँ बनाने जाते हैं इसके साथ, तो दिस विल बी, अगर आप यहाँ एंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, तो आपका साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है आपके पास 1, तो b की जो वैल्यू है आपके पास μ0/4π IL अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। इस डायग्राम के अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो आर्क मेरी क्या बन रही है, आर्क इज एल, तो मुझे पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल है 3π/2। आर्क कितनी है, इस पूरे को मैं यहाँ पे आर्क बोल रहा हूँ, दिस इज एल, अपॉन रेडियस हमने कितनी बोली है आर, आर की वैल्यू हमने लिख दी है पहले ही 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3π/2 इंटू आर, ठीक है, 3π/2 इंटू आर। तो एल की जगह पे मैं ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास μ0/4π I अपॉन आर स्क्वायर था, और एल की वैल्यू मेरे पास 3π/2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आपने लिख दिया 3μ0I, 3μ0I रह गया अपॉन 4π, 4 टू 8πr। तो ये आपके पास हमने वैल्यू निकाल दी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम यहाँ पे इसके पास वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, μ0 अगर आप इसको ऐसे पूरा ही लिखना चाहें कोई बात नहीं, μ0/4π की फॉर्म में लिख लीजिए। मुझे लगा मेरे दिमाग से वैल्यू हट गई, मुझे लगा ये शायद डायरेक्ट सॉल्व करना है, वैल्यू खाली फॉर्मूला पुट करना है। μ0 इंटू आई हो जाएगा, ये आई बचा, और यहाँ से 3/2 बच रहा है, और हमारे पास यहाँ ये आपके पास 1/8 बच रहा है, ठीक है। अब ऐसे करके लिख दीजिए, तो अब μ0/4π कितना होता है आपके पास 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 एम्पियर दी है शायद, 10 एम्पियर, और 3/2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आर दिया हुआ है आपका कितना 1/3 सेंटीमीटर, तो 3/100 मीटर लिख सकता हूँ उसको, तो 1/3/100 यहाँ पे मीटर में आ जाएगी। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 10⁻⁻7 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ, और यहाँ पे बच गया आपका 10⁻2। 100 की बात अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻5 इतना टेस्ला आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। अच्छा, ये μ0/4π था, तो हमने इसको रहने दिया था, एक पाई रह जाता ना इधर, ये पाई छूट गया इधर कैलकुलेशन में, पाई, तो इसको 22/7 से आप लोग और सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पाई छूट गया था ना, तो 110/7 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, फिर इसको डिवाइड करेंगे आप, तो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके से आपको दिया जाएगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, पूरा निकाल लीजिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या होता है उसका आप 75% निकाल देंगे, तो तब भी ये वैल्यू निकल जाएगी।
तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अलग अलग पोर्शन बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए एक और हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर आपके पास आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके नेमिंग हमने किया हुआ है पी क्यू आर और एस, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास ओ है एंड दिस एंगल इज एल्फा, और आपके पास ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। तो आपको अब इसको नोट करिए पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर फिगर shows a current loop having two circular segments and joined by two radial lines. Find the magnetic field at center O. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस सेंटर O पे। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन को ढंग से समझे हैं, सॉल्व किया हुआ है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आप कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब आर्क की बात है, अब सर्कल होता, पूरे सर्कल के लिए सॉल्व करते तो हम लोग क्या बोलते थे, पहले एक छोटे से पोर्शन के लिए निकालते थे। आप थोड़ा सा समझे ना, जैसे अब इसको छोड़िए, पहले यहाँ देखो कि हम जैसे सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा पोर्शन डीएल लेते थे। मैंने इसलिए जब स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था, तो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बोली थी कि जिन बच्चों ने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी पहले वो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, फिर एक टाइम के बाद फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, फिर उनको क्वेश्चंस को रटना शुरू करना पड़ता है, याद करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, इसमें 30 डिग्री, इसमें 40 नहीं, उसमें ये हुआ था। वो सब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था यहाँ पे, एग्जाम हमने यहाँ पे बोला था एंगल 90 डिग्री रहेगा, रेडियस इसकी आर थी। तो जो छोटे से पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था μ0/4 डी एल साइन 90/r² किया हुआ था, ठीक है। साइन 90 आपका 1 हो जाता है, ये हट जाता था। फिर इसके बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते थे, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है बच्चों। ये सबका इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन डीएल रहता है। तो हम लोग लेते थे μ0/4 और इंटीग्रेशन डीएल की जगह हम लोगों ने ले लिया था वहां पे 2πr, ठीक है। यहाँ पे रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन डीएल। तो सोच के चलिए आप, अगर ये पूरा पोर्शन हमारे पास रहता था तो हमने कहा पूरा सर्कमफेरेंस है दैट इज 2πr, तो यहाँ पे हम 2πr ले लेते। अब हमारे पास अभी नहीं है मान लीजिए, तो मैंने इसको पूरी सर्कमफेरेंस को L ले लिया, सपोज L ले लिया, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है μ0/4 इंटू L। L क्या है, ये जो सेगमेंट है पूरा नहीं है मेरे पास, सपोज ये है ही नहीं है पूरा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इतना ही दिया उन्होंने और मुझे कहा गया है कि टोटल सेगमेंट आपका L है। तो मैंने कहा अच्छा सेगमेंट L है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं L के लिए निकालूंगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन DL लूंगा तो मेरे पास L आ जाना है। वैसे ही आप सोचिए, अब इस सेक्शन की बात करते हैं, इस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे निकालने वाले हैं आप इंटीग्रेशन डीएल, जब निकालोगे तो दैट इज L, तो यहाँ पे L क्या आ जाएगा PQ, और जब इस पोर्शन की वजह से यहाँ निकालने वाले हैं तो वहां पे RS आ जाएगा। तो एक बार PQ आएगा आपके पास और एक बार क्या वैल्यू आने वाली है, RS वैल्यू निकल के आनी है। अब आप थोड़ा सा और आगे चलिए, फिर आपने बोला कि भाई चलिए सेंटर ये हो गया, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा बनता है, सपोज आपको पता है कि दिस एंगल इज थीटा, तो आप बोलेंगे कि मैं L को भी और सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस मैंने R ले रखी है, ये मेरे पास आर्क L है, तो L की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा R। तो यहाँ पे मैं L की जगह पे थीटा R पुट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इस सेगमेंट को सॉल्व किया, सेम मैं इस सेगमेंट को भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, जब इस सेगमेंट की वजह से निकालूंगा तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा पोर्शन डी ले लेता हूं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, बी इंटीग्रेशन डीबी आ जाएगा, ये सब आएगा, डीएल की जगह मैं पीक्यू लिखूंगा, और इस वाले केस में मैं छोटे वाले सेगमेंट की जगह पे आरएस लिख दूंगा। और देखिए पीक्यू क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड पीक्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।
आप बोलिए कि भाई हम निकाल रहे हैं, हम निकालते हैं पहले डी बी पी क्यू। ये वर्डिंग मैंने पी क्यू के लिए ली थी, ठीक है, मैं पी क्यू के लिए निकाल रहा हूं। तो आपके पास ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब जब आप इसको मिलाओगे, यहां से इस सेक्शन से मिलाओगे, तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर होता था। आर, अब ये डिस्टेंस आपकी ए है तो अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस भी हमने कहा ए ही होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपके पास ये ए दी हुई है। ये डी बी पी क्यू निकाला आपने। अब अगर बी पी क्यू निकालेंगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी पी क्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आ जाएगा आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ये छोटा सा पोर्शन आपने इसके अंदर कंसीडर किया है, पूरा निकालोगे तो आप पी क्यू ले लेंगे इसको, ठीक है। अगर आप पूरे सेगमेंट की बात करेंगे, दिस सेगमेंट इज पी क्यू, तो आपने यहाँ पे पी क्यू लिख दिया। फिर आप जानते हैं कि भाई एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब एंगल कितना आपका देखिए अल्फा एंगल बन रहा है, आर्क कितनी है पी क्यू, रेडियस कितनी है आपके पास ए, तो पी क्यू की जगह पे आप अल्फा ए लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे आप यहां देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी पी क्यू। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, ये बी पी क्यू निकला। इसी तरीके से मुझे निकालना है, मैं इसमें एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ भी मैंने एक डी एल ले लिया, ठीक है। फिर इसको इधर मिलाने वाले आप, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो पी क्यू की जगह यहाँ पे आपने आर एस ले लेना है, यहाँ पे आपने आर एस ले लेना है, यहाँ पे भी आपने आर एस, यहाँ पे आपको आर एस ले लेना है, और इंटीग्रेशन डी एल करोगे तो दिस विल बी आर एस, ठीक है। तो आप फिर से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करेंगे इस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आर्क जो है दिस इज नॉट पी क्यू बट दिस इज आर एस, तो आर एस अपॉन, और ए की जगह डिस्टेंस कितनी है आपके पास अभी बी हो गई है, तो अल्फा बी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है, दिस वैल्यू विल बी अल्फा बी। और साथ में ध्यान दीजिए, अब इसकी रेडियस ए जो क्या है, इसके लिए रेडियस ए थी, तो इस पोर्शन के लिए रेडियस बी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे अल्फा अपॉन बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू की जगह कौन सा वैल्यू निकल के आ रहा है अभी, ये आर एस की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन बी। अब आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी देखिए। तो जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। अच्छा एक चीज और पहले हम सॉल्व करते हैं, रिजल्टेंट कहाँ, अभी पीएस की बात करते हैं, बी पीएस की बात करते हैं। तो अगर आप छोटा सा पोर्शन डीएल यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए ये इस लाइन के अलॉन्ग है, ओ पे निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो इसके लिए अगर आप निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 0 अपॉन कुछ नहीं आर स्क्वायर ले लीजिए, तो साइन 0 कितना हो गया 0। तो जैसे बी पी एस में होगा वैसे ही बी कौन सा वाला होगा आर क्यू, तो ये दोनों टर्म आपके 0 हो गए, कौन सा वाला आर क्यू वाला। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सेक्शन पी क्यू एंड आर एस इज अपोजिट। इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसमें डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट होंगी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में तो सबसेट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, दैट विल बी व्हाट, बी बी पी क्यू माइनस बी आर क्यू। आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो जो वैल्यू निकाली थी आपने म्यू नॉट अपॉन, ये थी देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा अपॉन ए थी, और यहाँ थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा अपॉन बी, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपने कॉमन ले लिया, अल्फा ले लिया, इधर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस ए अपॉन ए बी।
ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा बी माइनस ए अपॉन सॉरी ए बी हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई सेगमेंट आता है, आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो इसी तरीके का रहेगा। पर कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि अगर आपने एक बार 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उनकी बेहतरीन समझ बना ली है, तो फिर आपके पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन आपको ये दी हुई है। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर, दिख रहा है सर्कुलर फॉर्म में बेंट की हुई है। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, ठीक है। सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, इफ अ करंट I is passed through the wire, assume that the various portion of the wire do not touch at point P। अब आपने करना क्या है ना, आपने एक वायर ली, एक सीधी सी वायर ली, जैसे हम लोग कैसे करते नहीं बच्चे, ऐसे सीधी सी वायर होती है, उसको ऐसे गोल करके वो गांठ सी बनाते हैं, फिर ऐसे सीधी रहती है और यहाँ पे गोल सा बन जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, इस पोर्शन पे वो सर्कुलर बन गई और यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कहाँ पे बतानी है आपको, ओ पॉइंट पे बतानी है। तो आप सबसे पहले तो ये समझ के चलिए कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा। पहला तो आपने बोला कि सर्कुलर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरा जो, अगर आप जैसे इस तरीके से समझ के चलिए कि आपने एक वायर लिया है और उस वायर को आपने इस तरीके से मोड़ ऐसे करके कर दिया ना, जैसे हम लोग अक्सर खेलते वक्त नहीं करते बच्चे, इस तरीके से ऐसे वायर बना देते हैं, इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, और क्योंकि उसने कंडीशन भी बोली, आप ऐसा कंसीडर करिए कि यहाँ पर टच नहीं कर रहा है। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से भी होगा। अब आपने देखना क्या है कि अगर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाते हैं, और अगर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर वो सबसेट हो जाएंगे। तो मेरा जो काम है वो ये काम है कि मुझे ढूंढना है, देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है या फिर मैं उसको अपोजिट करने वाला हूं। तो आप इसको समझिए कैसे करते। देखिए ये डिस्टेंस आपको r दी हुई है, क्वेश्चन इसका हम जा रहे हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो पहले तो सर्कुलर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो अगर आप इसमें छोटा सा पोर्शन dl ले लेते हैं और यहाँ पे आपने बोल दिया 90 डिग्री, तो आपको पता है इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका यहाँ आ जाएगा, आई अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन dl की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पाई r, ये सर्कमफेरेंस हो गई इसकी, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r। तो आपने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B किसकी वजह से, सर्कुलर पोर्शन की वजह से, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर पोर्शन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी बात अभी करते हैं। अब इसके बाद आप बात करें कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B किसकी वजह से, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है। देखिए जब मैंने डेरिवेशन कराया था कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन रहती है उससे r डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो r डिस्टेंस पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है पीछे प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने जिन्होंने स्ट्रेट लाइन सर्कुलर कॉइल वाले फॉर्मूले नहीं पढ़ा वो देख लें। तो ये वैल्यू होती है। अब देखिए इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, अपवर्ड हो गया बाहर की तरफ। सेम अगर आप इसमें भी अगर आप बात करेंगे, करंट आपका स्क्रू लॉ के हिसाब से भी अगर बात करेंगे तो बाहर की तरफ को होगा। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे B आप जो टोटल करेंगे, दिस विल बी B सर्कुलर प्लस B स्ट्रेट लाइन। तो ये है आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r और एक म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन
आर है। इसको अपने और बढ़िया करके लिखना है तो कुछ नहीं, कॉमन वॉमन लेके लिख सकते हैं, म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ रहा है, आई अपॉन आर कॉमन आ गए, तो मतलब इसका तो सभी आ गया, इस पे तो 1 बच गया, प्लस आपने इसके पास जो वैल्यू बच गई है उसको लिख दीजिए 1 प्लस यहाँ पे बच गया 1 अपॉन पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाएं जो इसी पे बेस्ड हो तो आप उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं सॉल्व। आपको एक ठीक है, दिस एंगल इज 2 फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको एक्चुअल डायग्राम में दिया हुआ है। और इसके अलावा इसमें आपको आई एम्पियर का यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करते हुए दिखाया गया है और दिस इज नेम्ड एज ए बी। ठीक है, इसका ए बी नेम है और यहाँ पे इस तरीके से आई एम्पियर का पूरे में करंट फ्लो कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, क्वेश्चन क्या है, अ करंट 5 एम्पियर फ्लोज अलोंग अ थिन वायर शेप्ड एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 120 मिलीमीटर। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको जो रेडियस दिया है वो है 120 mm। ठीक है, जो कर्व शेप है उसकी जो रेडियस आपके पास, इसको आपने आर अगर कह दिया है तो आर की जो वैल्यू आपके पास है दिस इज 120 मिलीमीटर एंड एंगल 2 फाई इज इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री। आपको दिख रहा है डायग्राम में 2 फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब आपको करना क्या है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इस पूरे पोर्शन को कि ये है कैसा। अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया हुआ था जिसमें ये आपके पास ये 90 डिग्री वाला पोर्शन हटा हुआ था, सिर्फ ये पोर्शन था। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उस क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट नहीं दिया हुआ था। तो अभी आपके पास जो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पोर्शन की वजह से भी होगा और स्ट्रेट लाइन की वजह से भी होगा, जो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एक आपने निकालना है ये वाले पोर्शन की वजह से। ठीक है, तो आप करते क्या है, देखिए अब इसके सॉल्यूशन की जब आप बात करेंगे, अब सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ था कि अगर जैसे हमने देखो पहले पढ़ा क्या था, ये स्ट्रेट लाइन थी, इससे ए डिस्टेंस थी और यहाँ पे हम लोग एंगल को एक को φ1 बोल दे रहे थे और एक एंगल हमने φ2 बोल दिया था। तो हमने बोला था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए था और यहाँ पे था साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला था, साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते थे। ठीक है, ए आपके पास ये डिस्टेंस होती थी। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 फाई मुझे पता है, मैं इसमें से एक ऐसे लाइन डालता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये एंगल भी फाई हो जाएगा और ये वाला एंगल भी मेरा फाई हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन दिखने लग गया ना। अब आप देखिए ये आर है, तो ट्राइंगल अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ओ, इसको सपोज मैंने ओ डैश कह दिया, ए ओ ओ डैश की बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे ओ ओ डैश चाहिए। ठीक है, तो ओ ओ डैश अपॉन अगर मैं ए ओ करता हूँ तो एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का आपका हाइपोटेनियस और ये बेस बचा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज कॉस थीटा एंड एंगल इज फाई, सो दिस इज कॉस फाई। तो ओ ओ डैश इज इक्वल टू ए ओ कॉस फाई आपके पास हो गया। क्या निकल के आ गया, ए ओ कॉस फाई एंड द वैल्यू ऑफ ए ओ इज आर, दिस इज रेडियस, तो आर कॉस फाई। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक सेकेंड ना, तो आप ध्यान दीजिए। अब अगर जैसे आपने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ए होता था ना, ये डिस्टेंस, अब ए की जगह पे आपके पास वो ए क्या है, हेयर। आप यहाँ पे लिखिए हेयर, ए इज इक्वल टू कौन है, आर कॉस फाई।
दिस डिस्टेंस इज r cos phi, ठीक है। तो अभी आपके पास ये r cos phi है और आपके पास phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू phi है विच विल बी 45 डिग्री, क्योंकि 2 phi आपके पास 90 है तो phi कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, चलिए करंट तो हमारे पास I ही यहाँ पे गिवन है, तो हमारे पास B स्ट्रेट लाइन पोर्शन से क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए की जगह मैं r cos phi लिखूंगा और यहाँ पे मैंने sin phi प्लस sin phi लिखना है, ठीक है। दोनों की जगह phi1 phi2 की जगह मुझे sin phi लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो 2 sin phi हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r cos phi इंटू 2 sin phi, और sin अपॉन cos क्या होता है आपके पास tan phi हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इंटू 2 tan phi एंड phi इज 45 डिग्री, सो वी मे राइट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये 2 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने, I अपॉन r tan 45 एंड tan 45 इज 1, so the value is mu naught upon 2 pi I upon r, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I upon r। तो आप एक वैल्यू तो आप ये लिख लीजिए, कौन सा वाला पोर्शन, B स्ट्रेट लाइन वाला, वो आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I upon, हालांकि मेरे पास वैल्यूज हैं, मैं अभी इसको नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब मैं बात करता हूँ इस सर्कुलर पोर्शन की, ये सर्कुलर पोर्शन की हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फिर से देखिए, उसी बात पे ध्यान दीजिए, 2 phi है तो दिस एंगल विल बी आपका व्हाट, दिस विल बी 360 माइनस 2 phi, वेरी सिंपल, दिस एंगल विल बी 360 माइनस 2 phi, और यू नो दैट 360 इज 2 pi, तो 2 pi माइनस 2 phi। अगर आप पाई की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2 pi माइनस 2 phi की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा, इसको देखिए, इसको डीएल ले लेंगे आप लोग और ये आप यहाँ से एंगल बनाओगे, दिस विल बी 90 डिग्री, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन अगर आप निकालेंगे डीबी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज द रेडियस, ठीक है। तो साइन 90 आपके पास 1 हो जाता है, तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ डीबी, ठीक है। डीबी यहाँ पे आप सर्कुलर की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे सी लिख दीजिए, सी फॉर सर्कुलर हो जाएगा, डीबी यहाँ पे हो गया, तो आपके पास डीबी सर्कुलर। अगर टोटल सर्कुलर पार्ट की वजह से निकालना है, देन दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट एंड आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ओके। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डीएल, दिस इज सपोज दिस इज एल, ओके, दिस वैल्यू इज एल, तो इसको आप लिख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपने लिख दिया इसको एल, ठीक है। तो अब आपके पास यहां से आगे को होने वाला क्या है बच्चों, वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल कितना है मेरे पास, 2 पाई माइनस 2 फाई, दिस एंगल इज 2 पाई माइनस 2 फाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितनी है एल, और रेडियस कितनी है आर, एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, एल इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 फाई इंटू आर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी सर्कुलर पोर्शन, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस 2 फाई इंटू आर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्कुलर पोर्शन, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी बी सर्कुलर प्लस बी स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर आपके पास कितना है, ये वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, अब यहाँ से आर को आर से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन खाली आर लिखिए यहाँ पे 2 पाई माइनस 2 फाई, और आपके पास प्लस वो वाली वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपने करना क्या है, आपके पास वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू ये रखी हुई है, रख दीजिए इनको आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको कैलकुलेट खुद से कर लेंगे। चलिए, काफ़ी क्वेश्चन हमने किए, थैंक यू सो मच।